हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप विनोबा विश्वविद्यालय में पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पीजी आपने कर रखा है, कर रहे हैं आप, अगर पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं विनोबा विश्वविद्यालय के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। चूंकि आपका एग्जाम होने वाला है 24 तारीख से, आपका एग्जाम आज से एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। 24 26 इस तरह से आपके एग्जामिनेशन है। तो 24 तारीख को तो आपका माइनर पेपर का एग्जाम था, तो इसलिए माइनर पेपर में अब सारे सब लोगों का अलग अलग कॉलेज में अलग अलग माइनर होता है, तो हमने उसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब मेजर पेपर की बहुत सारे बच्चे का लगातार कमेंट आता है, लगातार फोन आता है कि सर, चूंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं जो पीजी करते हैं, तो सब लोगों का लगातार आता है सर पीजी के लिए क्या होगा। आपने 11 12 में अच्छे से पढ़ा दिया फ्री में यूट्यूब पे, जब एग्ज़ाम होता है तो आप ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम के समय यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिए, पीजी का क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हम लोग पीजी के लिए भी यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं। जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के टाइम पीजी के लिए फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। तो ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत काम का है। अगर आप पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले इस पे वही वही वीडियो जाएगा, वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करके हम लोग वीडियो बना के भेजेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो जब भी हम लोग पीजी सेमेस्टर 3 का एक पेपर देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको मालूम है कि 26 तारीख को इसकी परीक्षा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो 26 तारीख को है। 26 फरवरी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परीक्षा 26 तारीख को होने वाली है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो एग्जाम होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सारा इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं वो अपने मर्जी से नहीं लाते, ये हम लोग बहुत मेहनत करके कंटेंट को उठा के लाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं PYQ से। सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं? PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो है PYQ से उठाए गए हैं। तो जो अभी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, 26 तारीख से मेजर पेपर शुरू हो जाएगा, अभी तो माइनर पेपर 24 को होने वाला है। तो ये सारे PYQ हैं, इसका मतलब है कि और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। PYQ हम लोग देख रहे हैं लगातार, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों को एग्जाम के टाइम में चाहिए कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दे दीजिए विथ आंसर। सर आंसर के साथ आप अगर हमको कलेक्शन दे देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हम लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दे दे। ये सारा का सारा BVU का PYQ है, यानी विनोबा विश्वविद्यालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आंसर है, देख लीजिए, ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट इसको देख सके और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट इसको देख सके। बहुत बच्चे ये बोलते हैं सर PDF कहाँ मिलता है, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये PDF कहाँ पे मिलेगा। PDF फ्री मिलेगा, आप आराम से जाके हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हो। तो मैं उसका प्रोसेस बता दूंगा। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब पीजी सेमेस्टर 4 का स्टार्टिंग से ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। ऐप के ऊपर तो पेड कोर्स है, लेकिन आप पेड कोर्स में नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप फ्री कोर्स तो पढ़ सकते हैं ना। तो फ्री कोर्स यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा, आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं पीजी सेमेस्टर 3 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। पहले इस पेपर को समझ ले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोगों का जो कंटेंट है वो समझ में आएगा, हम जो बात कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मैन पावर। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मैन पावर, और मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मैन पावर, और मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट वहीं इस्तेमाल होगा जहां डिसीजन लेना होगा। मैनेजमेंट का मेन काम है डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बोलता है कि डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मैन पावर। अगर आप मैन पावर से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैन पावर से क्या रिलेटेड डिसीजन लेंगे भाई? तो भाई सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितने लोगों की ज़रूरत हमें है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट। पता करेंगे कि कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर कहाँ से वो लोग आएंगे, यानी कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, कैसे उसका रिक्रूटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे देंगे, उनका प्रमोशन और डिमोशन का क्या सिस्टम होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करेंगे, कैसे उसको मोटिवेट करेंगे, कैसे उसको उसके साथ हम आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सारा चीज़, यानी एक वर्कर को लाने से लेके रिटायर होने के बाद तक का सारा काम जो है वो किसके अंदर रहता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। यानी यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, HR मैनेजर, उसका काम है एक एम्प्लॉय को लाने से शुरुआत करता है इसका काम, और जब तक वो एम्प्लॉय रिटायर नहीं हो जाता, रिटायर होने के बाद भी HRM का काम चलता रहता है, क्योंकि उसको पेंशन देना होगा। तो पेंशन देने के लिए तो आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो ये पेंशन देने का भी काम जो है HR डिपार्टमेंट का होता है। तो ये HR डिपार्टमेंट क्या करता है? वर्कर को लाने से, यानी अपॉइंट करने से पहले से शुरू हो जाता है। किसी आदमी को नौकरी देने से पहले शुरू होता है HR का काम, ह्यूमन रिसोर्स का। और जब वो रिटायर हो जाता है और जब पेंशन उन्शन मिलने लगता है, वो तब तक चलता रहता है, यानी जब तक वो आदमी मर नहीं जाता है तब तक HR डिपार्टमेंट का काम खत्म नहीं होता है। सोचिए, एक सरकारी ऑफिसर आया,
कोई नौकरी लगी तो नौकरी लगने से पहले एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि उसी को एग्जाम लेना है, उसी को फॉर्म निकालना है, तो एचआर विभाग जो है, कार्मिक विभाग इसको हम लोग बोलते हैं, तो वो फॉर्म निकालता है, पहले देखता है कितने जिले में कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर उस हिसाब से फॉर्म निकालता है, फिर फॉर्म भरवाता है, फिर एग्जाम लेता है, फिर रिजल्ट क्लियर करता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नौकरी में लाता है, फिर उसका प्रोसेस शुरू होता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिलेटेड है मैन पावर प्लानिंग से। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है रिलेटेड है मैन पावर से, यानी जहां वर्कर हमारे रहते हैं, तो वर्कर के डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और उसको जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। याद रखना, मैनेजर जो उसको मैनेज करता है, जो पर्सन मैनेज करता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और जो पूरा विभाग है वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, अब देखिए, अब आप समझ पाएंगे मेरी बात को कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? अभी आपको बता चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, और एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य, क्या है, मीनिंग तो अभी बता चुके हैं। बोलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट यही सब ना फंक्शन थे, लेकिन ये सब जो करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किसका करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स का। कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों करेंगे इतना, क्यों वर्कर को लाने का प्लान बनाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्शन देंगे, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम अचीव कर सके, टू अचीव इट्स गोल्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप इफेक्टिव तरीके से और इफिशिएंट तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कर्मचारियों का नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं भर्ती कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये सारा काम किसके अंदर आता है, ये सारा काम जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है। यानी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वर्कर को अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने का साधन बनाइएगा, तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देख लीजिए। सबसे पहला उद्देश्य है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमें इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं कि हम संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। टू इंश्योर राइट पर्सन एट राइट जॉब, हम इसलिए करते हैं ताकि सही व्यक्ति सही काम पर नियुक्त हो सके। हम इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है मैनेजमेंट करते हैं ताकि टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल, हम अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए एचआरएम हमको करना पड़ेगा। हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए करना पड़ेगा ताकि टू इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशिएंसी, हम चाहते हैं कर्मचारी के काम करने की क्षमता बढ़ जाए, कर्मचारियों के काम करने की क्षमता बढ़ जाए, इसलिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि टू इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशिएंसी, और नीचे लिखा है टू मेंटेन गुड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे तो आपके वर्कर और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है दोनों के बीच एक बेटर रिलेशन बन पाएगा। टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का सही इस्तेमाल करने के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा। आपको ज़्यादा देखो लंबा हम नहीं दिए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन अगर आप पूछ देगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो हम बहुत लंबा नहीं दिया। अभी इसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया एक। छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप ज़्यादातर देखिए, मतलब शॉर्टर नोट्स बनाना है, बहुत लंबा नहीं जाना, बहुत लंबा जाएगा तो बहुत लंबा डिटेल चला जाएगा और उतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ना हम लोगों को पढ़ाने में मजा आएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स बना दिए। अब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, पॉइंट याद है, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा इलस्ट्रेट कर देंगे, थोड़ा इलेबरेट कर देंगे, थोड़ा सा है ना एक्सप्लेन कर देंगे, याद रखना इस चीज़ को। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन एचआरएम प्रैक्टिसेस। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनी है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है एचआरएम को लेके, क्या रणनीति बनाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके। तो देख लीजिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन एचआरएम प्रैक्टिसेस मीन्स aligning human resource policies and activity with the overall long term goals। बोलता है एचआरएम में कॉर्पोरेट रणनीति का अर्थ है मानव संसाधन नीतियों और कार्यों को संगठन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अनुसार रखना।
यानी आज के हिसाब से नहीं देखना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है उसके हिसाब से पॉलिसी आज बना कर रखता है। यानी कॉर्पोरेट क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि अपनी जो एचआर पॉलिसी रखती है वो आज के हिसाब से नहीं रखती, वो फ्यूचर्स गोल को देखती है कि मेरा भविष्य में क्या टारगेट है, उसके हिसाब से एचआर पॉलिसी रखती है। जैसे लिंक बोलता है, लिंक एचआर विथ बिजनेस गोल, एचआर पॉलिसी को वो बिजनेस गोल के साथ जोड़ता है। दूसरा स्ट्रेटजिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो रिक्रूटमेंट करता है वो स्ट्रेटजिक होता है। यानी सिंपल हम ये बता रहे हैं कि अगर झारखंड पुलिस का कहीं पे नौकरी लग रहा है तो झारखंड पुलिस आज के हिसाब से सिचुएशन को देख के नहीं लाता है। अब बोल रहा है कि नहीं आप पढ़े लिखे ज़्यादा होने चाहिए, बहुत टाइट टफ एग्जाम कर दिया। टफ एग्जाम इसलिए किया है कि भैया आपकी नौकरी आज हुई, आज 2026 में आपको जॉब लगा, आप सर्विस में कम से कम मान लीजिए अगर आप 20 साल के ही होंगे तो 20 साल के होंगे तो कम से कम कितना साल नौकरी करेंगे, 40 साल। इसका मतलब है कि आप 2066 तक हमारे यहाँ काम करेंगे। 2066 में भारत कितना डेवलप हो चुका होगा और आपको कुछ नहीं आता है। सोचिए वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी है भाई, उस समय क्या आएगा पता नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो मेरे फ्यूचर गोल को अचीव कर पाएगा, जो उस समय की ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। तो अगर पढ़ा लिखा लड़का रहेंगे तो हर बार जब भी कुछ नया चीज़ आएगा तो वो अपने आप को चेंज करता जाएगा, और जब नहीं पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हम फ्यूचर गोल को ध्यान में रखते हुए आज अपॉइंटमेंट करते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं। इसलिए रिक्रूटमेंट हम फ्यूचर गोल के, ट्रेनिंग एज पर कॉर्पोरेट नीड, जैसा जरूरत है कंपनी में वैसा ट्रेनिंग आपको देंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलाइंड विद स्ट्रेटजी, रणनीति के अनुसार प्रदर्शन मूल्यांकन करेंगे, यानी जो भी करेंगे हम स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। रिवार्ड देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे, वेतन देंगे और पुरस्कार देंगे ताकि हमारा टारगेट पूरा हो सके, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। लीडरशिप और टैलेंट डेवलपमेंट का काम करेंगे। अगर हमको फ्यूचर में एक अच्छा लीडर चाहिए तो आज ही हम इन सारे लोगों में से बेस्ट लीडर चुनेंगे और एक टैलेंट को डेवलप करने का काम करेंगे। तो ये सारा हमारा एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन एचआरएम प्रैक्टिसेस है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन एचआरएम प्रैक्टिसेस है। ठीक है, मैं ज़्यादातर साइड होके पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो पीडीएफ है वो आपको साफ साफ दिखे, इसलिए मैं साइड होके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ देख के ही क्लियर कर लेते हैं, यहाँ देख के ही आराम से लिख लेते हैं स्टॉप करके वीडियो को, उनको पीडीएफ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता। थर्ड है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन के मकसद मतलब उद्देश्य और क्षेत्र को समझाइए। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश गूगल से कर दिया गया इसलिए दिक्कत है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य और क्षेत्र को समझाइए। तो औद्योगिक संबंध पहले बताइए क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एक इंडस्ट्री है, वहाँ दो ही पार्ट है, एक एम्प्लॉयर है मालिक और एक एम्प्लॉई है, दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, दोनों के बीच जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध का मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है वो कहलाता है औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्लियर, ये देखिए यहाँ वही बात लिखा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉई इन अ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा संबंध बनाना चाहिए भैया? अगर संबंध नहीं अच्छा नहीं रहेगा, मालिक और कर्मचारी के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद होगा, मुर्दाबाद जिंदाबाद, काम से ज़्यादा जो है हड़ताल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। अगर इंडस्ट्री में शांति बनाए रखना है तो ऐसे स्थिति में आपको अच्छे रिलेशन रखने होंगे। मालिक भी अपने वर्कर के साथ अच्छा रिलेशन, हंसी मजाक करे, बातचीत करे, उनके सुख दुख में साथ दे, और कर्मचारी भी सुख दुख में साथ दे। तो जब दोनों अच्छे रहेंगे तो फिर कोई हड़ताल का चांस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे, वर्कर अब मान लो कोई चीज़ का डिमांड करे कि हमको पीने का साफ पानी चाहिए, तो देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो विरोध कर देगा, और विरोध इतना खतरनाक करेगा कि आपको बर्बाद कर देगा। दूसरा है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। हम चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन और बढ़े, उसके लिए अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन रखना होगा। हम चाहते हैं कि झगड़ा झंझट विवाद कम हो इंडस्ट्री में, तो बोलता है टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। हम औद्योगिक विवादों को कम करने के लिए करते हैं। टू इंश्योर फेयर वर्किंग कंडीशन, उचित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कि बढ़िया काम वर्किंग कंडीशन हो, काम करने में मजा है सबको, ऐसा वर्किंग कंडीशन हम लाना चाहते हैं। इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन रखना होगा। टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन का फंक्शन है। आगे लिखा है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम है, कि किसी श्रमिक के अधिकार को नहीं हनन किया जाए, ऐसा ना हो कि पता चला काम ज़्यादा करा रहे। क्षेत्र क्या होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है, देखो जो वर्कर बोलेगा सब थोड़ी मान लेंगे, सब मान लेंगे तो फिर वो आने वाले समय में बोलेगा हमको गाड़ी चाहिए,
हमको बंगला चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। जो बोलोगे नहीं मानेंगे, हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे। यानी आप नहीं बोल, देखते हो कि ये वर्कर जब विरोध करता है, हड़ताल करता है, तो बोलता है हमारा पाँच पाँच को हमारा मांग है भैया, पाँच मांग पूरा करो। ये पाँच को डिमांड रख दिया कि हमको ये पाँच काम दीजिए। तो बहुत नहीं बोलते बार्गेनिंग, जैसे आप लोग दुकान में करते हैं, दुकानदार बोला 30 रुपये हम देंगे, हम बोले 20, 30, 20, 30, 20 चल रहा है, वैसे बार्गेनिंग होता है कि ना मानवे नहीं करेंगे, पांचों नहीं मानेंगे, एक मानेंगे। अब बोलो एक कौन सा है, अब वर्कर बोलता है कि पांचों मानना पड़ेगा। एक आध दिन है, एक 2 दिन 3 दिन चल रहा है घिसा पीटी पूरा, तो यहाँ चलता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर तय होता है कि देखो सब तो नहीं मानेंगे, फिर एक या दो में राजी होता है कि इसमें से एक देंगे, तो वर्कर भी सोचता है चलो एक दे दिया ना, फिर 6 महीने बाद फिर हड़ताल करेंगे, फिर दूसरा ले लेंगे। मैनेजमेंट और जो वर्कर है वो हमेशा लड़ता रहता है। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कलेक्टिव बार्गेनिंग। बैठा के दोनों में बार्गेनिंग कराइए और कोई ना कोई कंक्लूजन पर निकलिए। दूसरा क्या है, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर एसोसिएशन बन गया। यही डर के कारण वर्कर का जो है अपना और एम्प्लॉयर का अपना एसोसिएशन है। वर्कर के एसोसिएशन को बोलते हैं ट्रेड यूनियन, जो वर्कर का अपना संगठन बना हुआ है, और जो मालिकों का अपना संगठन उसको एम्प्लॉयर यूनियन बोलते हैं। ग्रीवांस हैंडलिंग होता है, शिकायतों का निपटारण की व्यवस्था की गई है कि भाई कोई कंप्लेन अगर वर्कर करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कहाँ पे उसका शिकायत सुना जाएगा, तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, रूल्स रेगुलेशन बनाए कि कोई इस नियम को तोड़ेगा नहीं। सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए नियम बनाए, सरकार कानून भी बनाई है फैक्ट्री एक्ट 1948 में, ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी जो कोई कंपनी का मैनेजमेंट है वहाँ वर्कर का कोई न कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बैठना चाहिए। मतलब जहाँ कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वहाँ वर्कर का एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, जो सुनेगा कि वर्कर से संबंधित सारे निर्णय सही लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। जो ये सुनेगा कि वर्कर से संबंधित सारे निर्णय सही लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट रिफॉर्म्स इन लेबर लेजिस्लेशन। बोलता है कि लेबर लेजिस्लेशन का मतलब होता है कर्मचारियों के जो कानून है, कर्मचारी के जो कानून है उनके विभिन्न रिफॉर्म्स को समझाइए। उनके विभिन्न रिफॉर्म्स को समझाइए कि कर्मचारियों के कानून में कौन कौन से संशोधन हो रहे, कर्मचारियों के कानून में कौन कौन से संशोधन हो रहे, तो उनके विभिन्न, याद रखना है लेजिस्लेशन को समझाना है। तो पहला लिखा है लेबर लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स मीन्स चेंज मेड इन लेबर लॉ। जो भारत में कानून है, जैसे फैक्ट्री एक्ट हमारे यहाँ कब बना था, तो फैक्ट्री एक्ट हमारे यहाँ बना था 1948 में। फैक्ट्री एक्ट हमारे यहाँ कब बना था, 1948 में हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट बना था। याद रखना, फैक्ट्री एक्ट कब बना था, 1948 में बना था फैक्ट्री एक्ट। कहीं कोई दिक्कत? और ये फैक्ट्री एक्ट क्यों बना था, श्रम संबंधों को सुधारने के लिए, कि भाई वर्कर के साथ गलत ना हो और एम्प्लॉयर के साथ भी गलत ना हो, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए फैक्ट्री एक्ट बना था। इसमें बहुत सारी सुविधाएं वर्कर को भी दी गई है और बहुत सारी सुविधाएं एम्प्लॉयर के लिए भी बात की गई है। इसके क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या संशोधन हुए हैं, तो सबसे पहले लेबर लॉ में बहुत सारा कंडीशन चेंज हुआ, पुराने कई कानून को मिलाकर नए कोड बनाए गए हैं। दूसरा, यूनिवर्सल मिनिमम वेज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम वेजेस डिसाइड कर दिया गया है। इसके लिए कानून बना दिया गया कि कम से कम इतना मजदूरी आपको देना ही पड़ेगा मजदूर का, इससे कम मजदूरी नहीं हो सकता। तो मिनिमम वेजेस का रेट भी डिसाइड कर दिया गया। और क्या डिसाइड किया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन तक आप रोजगार में रह सकते हैं वो भी तय है। सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल वर्कर, सोशल सिक्योरिटी मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन दीजिए आप, उसके बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, हाउसिंग फैसिलिटी दीजिए, बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा दीजिए, ये सारी सुविधाएं दी गई है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लाइंसेस प्रोसीजर, बताया कि अगर कोई कंप्लेन करेगा, मान लिया हम वर्कर, मेरे साथ गलत हो गया, हम कंप्लेन करेंगे, कंपनी में ही रहता है कंप्लेन ऑफिसर, वहाँ हम कंप्लेन करेंगे, तो उसका प्रोसेस सब सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। अब इतना टफ प्रोसेस है कि हम जा ही नहीं पा रहे वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन ऑफ लेबर रिकॉर्ड्स, जितने लेबर हैं उनका सारे रिकॉर्ड डिजिटल होना चाहिए, कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों में बढ़ावा मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा। और वर्कर के सेफ्टी, वर्कर के हेल्थ और वर्कर के वर्किंग कंडीशन को हमेशा बदलते रहना चाहिए, ताकि सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन वर्कर का बेहतर हो सके। वर्कर का सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन बेटर होना चाहिए। सारे लेबर लॉ रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हुआ है, यानी श्रम कानून जितने बने हैं, जितने लेबर लॉ बने हैं, उनका रिफॉर्म्स यहाँ पे हुआ है बाबू लोग, वो सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियनिज्म का मतलब होता है कि ट्रेड यूनियन क्या है। ट्रेड यूनियन वर्कर का यूनियन है, श्रमिकों का यूनियन है। देखो बहुत पहले क्या होता था ना, श्रमिक को लेबर समझा जाता था, जो मतलब काम करा लिया पैसा भी नहीं दिया, अरे भाई
उसके बाद जानवर की तरह काम कराया जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हद तक काम कराते हैं कि 8 घंटा काम करना वर्कर का 12 घंटा खटा रहे। तो कोई नियम कानून नहीं था, तब सरकार को लगा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वर्कर पीस रहा है बेचारा। और तब वर्कर लोग भी यूनाइट हो गया। यूनाइट मतलब एकजुट हो गया, और एकजुट मतलब बोलता है सब मिल के विरोध करेंगे ना, तो एकता में ही बल है। एकता अगर हम लोगों के बीच में रहेगी तो सब वर्कर जो है यूनाइट हो गया, और देश में सब बहुत बड़ा संगठन बन गया जिसको बोलते हैं लेबर एसोसिएशन। उसी को हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन। याद रखना, यहाँ यूनियनिज्म है लेकिन ट्रेड यूनियन बना। ट्रेड यूनियन का है वर्कर का संघ, कर्मचारियों का संघ। जितने कर्मचारी देश भर में, जैसे बैंक के लिए देखिएगा, बैंक का अपना ट्रेड यूनियन है। सारा बैंक वाले एक दिन हड़ताल कर देगा पूरे देश में, पूरे देश में बैंक बंद कर देगा एक दिन में। तो सब सारे लोगों का, जैसे बैंक का अपना यूनियन है, अगर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा तो उसका अपना यूनियन है, जितने लोग बिजनेसमैन उसका अपना यूनियन है, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। अगर एक बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंद का ऐलान कर दिया तो पूरे देश का सब दुकान बंद कर देगा। बस लोगों का अपना यूनियन है, पेट्रोल पंप का अपना यूनियन है ना। यहाँ तो टैक्सी वाला का, टोटो वाला का अपना यूनियन है, बंदे कर देगा टोटो एक दिन में। तो सबका अपना यूनियन होता है। क्यों यूनियन है? क्योंकि जानता है कि अकेले अकेले लड़ नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए प्रशासन या पुलिस बहुत तंग कर रही है टोटो वाले को, जहां देखो वहां पैसा वसूल रही है, जहां देखो वहां फाइन काट रही है, तो हड़ताल कर देगा लोग, कि दिखाते हैं चक्का जाम करके। ठीक है, पूरा शहर परेशान हो जाएगा 4 दिन में। तो इसका मतलब है कि जब वो लोग यूनाइट होता है ना तो बहुत पावर बनता है। इसलिए ट्रेड यूनियन बनाना जरूरी है, वर्कर एसोसिएशन बनाना जरूरी है। छात्रों का भी तो अपना यूनियन, स्टूडेंट का यूनियन क्यों? पूरा हड़ताल कर देंगे, एक भी बच्चा क्लास नहीं जाएगा, पढ़ाई किसको पढ़ाएगा? बात मानना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी भी बात मानती है जब हम वर्कर स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन बहुत जरूरी है। वही बात यहाँ लिखा है। क्यों यूनियन चाहिए? तो देख लीजिए, ट्रेड यूनियन का अर्थ होता है श्रमिकों का सामूहिक संगठन बनाना, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। क्यों हम संगठन बनाते हैं? ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। वर्कर अपना वेतन, अपने कार्य परिस्थितियों और कल्याण में सुधार की मांग कर सकता है कि हमको ये चीज़ अच्छा दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कितने तरह का ट्रेड यूनियन है? तो सदस्यता के आधार पर अगर हम बात करें तो क्राफ्ट यूनियन है, यानी वर्कर ऑफ सेम स्किल, एक ही स्किल के, जैसे जितने बैंक हैं, जितने इंश्योरेंस वाले लोग हैं। इंडस्ट्रियल यूनियन है, वर्कर ऑफ वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री मतलब एक फैक्ट्री के सारे वर्कर एक साथ होंगे। जनरल यूनियन है जहां सब वर्कर आ जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लेवल बात करें तो प्राइमरी यूनियन है जो कि प्लांट और फैक्ट्री लेवल पर होता है। और फेडरेशन ऑफ यूनियन है जो कि बहुत सारे यूनियन को एक साथ मिला देते हैं, तो उसको फेडरेशन यूनियन बोलते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल अफिलिएशन जो, तो ये तो सब जानते हो, पॉलिटिकल में भी यूनियन होता है जी, राजनीति में। जैसे आप लोग सुने होंगे एनडीए। एनडीए कोई पार्टी नहीं है, एनडीए में बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। और एक सुने होंगे यूपीए। यूपीए, यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो ये यूनियन है, संगठन है राजनीतिक पार्टियों का। तो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन बात करें तो पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन होता है, लिंक विथ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कुछ कुछ ट्रेड यूनियन किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होता है। इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन होता है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं होता है। उसके बाद वेलफेयर यूनियन होता है जिसका काम होता है, फोकस होता है कि हम अपने वर्कर का वेलफेयर करें। और मिलिटेंट यूनियन होता है हड़ताल करने के लिए, जब जरूरत पड़े तो तालाबंदी, हड़ताल, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, पुतला फूंक देगा, ये सब के कारण भी होता है। अगले लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग अभी आपको बता चुके हैं कि ऐसा तरीका जो विवादों को सुलझाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप चाहें, वैसे अगर इससे नहीं सुलझेगा तब तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर कोई विवाद कर रहा है, कोई हड़ताल कर रहा है, तो ये मत छोड़ मत दीजिए, उसको बुलाइए, उसके साथ थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए कि देखो बाबू हम ठीक है, तुम्हारा बात जायज़ है, मान रहे हैं, लेकिन मेरा बात तो भी तो सुनो। और उसमें बात करके कोशिश करना है कि कम से कम उसका बात माने। ठीक है, वो तो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मनवा ले, लेकिन आप कम से कम मानिए। जैसे अभी झारखंड में पारा टीचर हड़ताल कर दिया, तो वहाँ पे पारा टीचर हड़ताल 2 महीना से बैठल था हड़ताल पर। तो क्या करे सरकार? तो बुलाई बुलाई सरकार उसके प्रतिनिधि को, कहा भी कोई कौन कौन आना चाहता है बात करने के लिए। सरकार बैठी, बुलाई, और फिर बातचीत हुआ। तो बातचीत हुआ तो कैसे सलटा, कैसे वो हड़ताल खत्म हुआ? कलेक्टिव बार्गेनिंग से। वो जितना मांग रहा था पारा टीचर, सरकार सब बात नहीं मानी, उसमें एक बात मानी, एक या दो बात मानिए और हड़ताल हटवा दिया। तो ये है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब विवाद बहुत बढ़ जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है सामूहिक सौदेबाजी, यानी बैठा के और सौदेबाजी कीजिए कि ना ये देंगे, ये वाला नहीं देंगे, दोनों में से कौन मांगना है। जैसे हमारे घर में देखिएगा, घर में जब आप बच्चे होते हैं, अब बोल देते हैं कि हमको ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो पापा बोलते हैं ना एक को देंगे, जल्दी बताओ कौन लेगा। अब बार्गेन होता है तो तुम इसमें से चॉइस करते हो कि यही वाला दे दीजिए, अगला वाला बाद में ले लेंगे। यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग। बैठा के बार्गेनिंग करेंगे, हमको भैया सारा बात आपका नहीं मानेंगे, याद रखना।
इसका नेचर क्या है, तो कलेक्टिव प्रोसेस है, समूह चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, अकेले आप कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, मतलब हमारे तरफ से भी ज़्यादा लोग होने चाहिए, उधर से भी, तब ना बार्गेनिंग, अकेले हम लड़ नहीं पाएंगे। पूरा 50,000 50 को या 60 को 70 को एम्प्लॉई है, हम अकेले गए हैं तो नहीं लड़ पाइएगा, एक बोलिएगा तब तो दूसरा बोलेगा, तो इधर से भी चाहिए एकदम 10 को इधर से 10 को उधर से, ताकि बकझक हो सके, बार्गेन हो सके। वॉलेंट्री इन नेचर होता है, स्वैच्छिक होता है, आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं करता है। वॉलेंट्री इन नेचर हो गया। बायलेटरल प्रोसेस यानी दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, यानी नियोक्ता पक्ष का, मालिक का भी सुना जाएगा और श्रमिक का भी सुना जाएगा। डायनेमिक और कंटिन्यूअस है, ये चेंज होने वाला है, समय समय पर बदलता रहता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे लिखा है पीसफुल मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, विवाद सुलझाने की शांतिपूर्ण विधि है, यानी कोई भी विवाद होता है तो उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्या स्कोप है कलेक्टिव बार्गेनिंग तक, तो वेजेज और अलावेंसेस के लिए आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, मजदूरी के लिए आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छा करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं आप, वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी के लिए, अच्छा वर्किंग आवर के लिए, पहला हो गया सैलरी और वेजेस के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकता है। वर्किंग आवर के लिए भैया हम इतने देर तक काम करेंगे और हमको एक दिन छुट्टी चाहिए, जैसे अभी बैंक वाले लोग बोल रहे हैं कि हमको सैटरडे को भी छुट्टी दो, 2 सैटरडे छुट्टी मिलता है, बोलता सब सैटरडे छुट्टी दो, बात समझ गए, हमको 4-5 दिन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, 5 ही दिन काम करेंगे, उसके बाद आने वाले समय में लोग हड़ताल कर देंगे, 4 दिन काम करेंगे, बहुत सारा चीज़ होता है। वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी मांगेगा, प्रमोशन मांगेगा और ट्रांसफर मांगेगा, दीजिए। उसके बाद डिसिप्लिन और ग्रीवांसेस रिडेशन, अनुशासन, अगर किसी बैंक वाला को मालिक या किसी कर्मचारी को मालिक हल्का सा पीट दिया तो बोलता है कि मारेंगे, मार के बदले मार, तो ये बड़ा दिक्कत है, डिसिप्लिन वहाँ पे। और क्या है, वेलफेयर स्कीम मांग सकता है वो हमको, सोशल सिक्योरिटी मांग सकता है कि हमको पेंशन की सुरक्षा दो, मेरा इंश्योरेंस कर दो, हमको हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो, ठीक है, मेरे बच्चे की पढ़ाई की चिंता कर दो, ये सब बात करेगा वो। कितने तरह के टाइप्स हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, तो ये टाइप्स आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइप्स वैसे पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बार्गेनिंग हो सकता है, लाभ का बंटवारा के आधार पर हो सकता है, सहयोग इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग हो सकता है, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग हो सकता है, कॉम्पोजिट बार्गेनिंग हो सकता है, और कॉन्सिस्टेंटली मतलब है कि अगर प्रॉब्लम होता है, संकट के समय में रियायत होना चाहिए, अगर कोई वर्कर मुसीबत में पड़ जाता है तो उस समय उसको मदद मिले, उस समय कंपनी उसको सपोर्ट करे, इसके लिए बार्गेनिंग होता है कि भाई हमको मुसीबत के समय आप सपोर्ट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है बाबू लोग, आज हम लोग यहां तक देखेंगे, एक्सप्लेन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझाइए। अब सोचिए कि क्या आपको पीजी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, वो पूछ रहा है आपको, मतलब पीजी का लेवल ही अलग है यहाँ पे, और सब पीवाईक्यू बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो बोलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अमेरिका का फोकस एक ही चीज से है, अमेरिका का एचआरएम का उद्देश्य होता है मानव शक्ति का प्रभाव उपयोग, हमारे पास जो मैन पावर उसका सही यूज कर सकें, अधिक उत्पादकता, ज़्यादा प्रोडक्शन उससे करवा सकें, और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा। 3 चीज फिर से रिपीट करें, अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 ही काम है, मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा अधिक उत्पादकता, मोर प्रोडक्टिविटी, और तीसरा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना, सिक्योरिटी ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, सॉरी वर्कर इंटरेस्ट। इसका फीचर्स क्या है तो देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग लेबर लॉ है वहाँ पे, और एम्प्लॉय के बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत मजबूत वहाँ कानून बना हुआ है श्रमिकों के लिए, और उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन है, जो भी रिक्रूटमेंट यानी नौकरी पर भी आएंगे तो मेरिट के आधार पर आएंगे, वो जाति, और ये नहीं कि हमारा चचा है इसलिए प्रमोशन दे दिए, मेरा भतीजा, वो मेरा फुफेरा भाई है इसलिए प्रमोशन नहीं, जो भी प्रमोशन होगा मेरिट बेस्ड होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहाँ खूब चलते हैं, प्रशिक्षण और विकास की बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम है, जो जितना परफॉर्म करेगा उतना पेमेंट मिलेगा, वहाँ जान पहचान दोस्ती कुछ काम नहीं करेगा, जितना परफॉर्म करोगे उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अमेरिका जो है नए नए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है एचआरएम के अंदर। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को बराबर और समान रोजगार की परिस्थिति अवसर मिलता है, जिसमें जितना ताकत है वो उसमें आगे बढ़ सकता है, यानी नॉलेज के आधार पर लोग आगे बढ़ सकते हैं। इम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी, उत्पादकता और कार्य क्षमता दोनों में बल होता है, ज़्यादा फोकस होता है कि भैया हमको प्रोडक्टिविटी ठीक करनी है और इफिशिएंसी ठीक करनी है। अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, वहाँ पे अमेरिका जैसे देश में ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और कलेक्टिव बार्गेनिंग भी बहुत काम करने वाला वहाँ पे टूल्स है। मतलब सिंपल है कि जो देश बहुत ही डेवलप है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ के वर्कर पढ़े लिखे हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था होनी है। आने वाले समय में भारत में भी ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। आने वाले समय में भारत में भी ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो बाबू लोग हम लोग 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब 8 नंबर से हम लोग अगले लेक्चर में जाएंगे, देखेंगे। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जैसा इस लेक्चर का रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से अगला लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जम के देखिए, दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अभी एक चीज़ मुझे बताना था कि सर ये PDF कैसे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बार बार बोलेंगे। ये PDF हमारे एप्लीकेशन पे फ्री है। PDF फ्री है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम क्या है भाई? हम लोग के यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। तो ऐप का नाम है, सबसे पहला स्टेप समझिए। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप का नाम क्या है? CWH ऑनलाइन एकेडमी। CWH ऑनलाइन एकेडमी। पहले इसका नाम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग हुआ करता था। ठीक है। CWH ऑनलाइन एकेडमी का पहला, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। दूसरा, आप रजिस्टर करेंगे, वहाँ जाएंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर करते समय पूरा डिटेल भरिएगा, जो जो मांगेगा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना एक पासवर्ड वहाँ ऑप्शन देगा, तो पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहेगा, क्योंकि पासवर्ड आपको याद रखना था। अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा वहाँ पे। रजिस्टर के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे, याद रखना। रजिस्टर के बाद क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। तो जैसे लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करते समय आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी में जो पूछेगा तो आप वहाँ चुनेंगे ऑल यूनिवर्सिटी। कैटेगरी चुनेंगे ऑल यूनिवर्सिटी, याद रखना। जितने यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं वो आपको मिलेंगे, झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेस मिलेंगे। जब ऑल यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स आपको दिखेगा। पेड कोर्स में जब जाएंगे उसके अंदर आपको दिखेगा PG सेमेस्टर 3, उसी के अंदर दिखेगा PG सेमेस्टर 3। उसमें जाएंगे तो आपको फ्री PDF ये दिख जाएगा। ठीक है। PG सेमेस्टर 3 में जब जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ऊपर में कंटेंट दिखेगा। कंटेंट में जब जाइएगा तो आपको फ्री PDF वहाँ दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से फ्री PDF का इस्तेमाल कीजिए, मज़े से आराम से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और तय मानिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। यानी आपको अब किसी तरह का गैस पेपर का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि PG का कोई गैस पेपर निकलता नहीं है। तो अब CWH ऑनलाइन एकेडमी यानी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ही आपका गैस पेपर है। आपको एग्जाम के समय हमेशा सपोर्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन CWH ऑनलाइन एकेडमी है। तो अगर हम एग्जाम के समय आपको सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें हमेशा सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो और ये मैसेजेस पहुँचाइए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे इस काम को करने के लिए। होता क्या है, बहुत सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता फिर छोड़ देते हैं। हमारा ये प्रयास है कि आप हमें मोटिवेट करेंगे और हम लोग लगातार इस पर काम करते रहेंगे, ताकि हर सेमेस्टर में आपके पास ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम से पहले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।